जय हिंद दोस्तों। यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग को लेकर बहुत सारे बच्चे स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल इस बात को लेकर नहीं है कि कंटेंट की कमी है, ऑन द कॉन्ट्रेरी कंटेंट बहुत होता है। प्रीलिम्स की तैयारी की, देन मेंस की तैयारी की, जितनी स्टैंडर्ड सोर्सेज है, एनसीईआरटीज है, वो कवर कर ली। प्रॉब्लम आती है इस कंटेंट को एक्सप्रेस कैसे करना है, कैसे 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में हम अपनी बात कह सकते हैं। और एक टाइम ड्यूरेशन जिसमें आपको आंसर लिखना है, मतलब 7 से 8 मिनट में आपको आंसर लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब इंग्लिश की आंसर राइटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो उसको लेकर ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना दी है। वीडियो के सेक्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ऑल इंडिया रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव, पिछले कुछ सालों में जितने टॉपर्स मैंने देखे हैं उसमें बेस्ट आंसर्स मुझे उन्हीं के लगे। बहुत ही प्रिसाइज कॉन्साइज तरीके से उन्होंने आंसर्स लिखे हैं, पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखा, एग्जाम्पल्स ऐड किया, वो सब कुछ उन्होंने किया। तो मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया, उसको आप चेकआउट कीजिए, आप समझेंगे कि आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। अब बात कर लेते हैं हिंदी की आंसर राइटिंग की, क्योंकि हिंदी का रिजल्ट वैसे भी पिछले कुछ सालों में अच्छा नहीं रहा। हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स उन्हें मौका मिलता है कि वो मेंस लिख पाते हैं। तो किस तरीके से हिंदी के आंसर्स आपको लिखने हैं, ये जो आंसर्स मैं आपको दिखा रहा हूं ये रैंक 18 रहे थे। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं, कमेंट में बता भी देना मुझे। ये उनकी आंसर शीट है। और जैसा मैंने अभी आदित्य श्रीवास्तव के लिए कहा कि मुझे बेस्ट आंसर्स उनके लगे रिसेंट ईयर्स में, इसी तरीके से जब मैं हिंदी की बात करता हूं तो ये रैंक 18 जिनके बारे में आप सब जानते ही और कमेंट में बताने वाले हैं आप मुझे उनका नाम, उनकी कॉपी मुझे बेस्ट लगी। उन्होंने इंग्लिश फॉर्मेट पर हिंदी में आंसर लिखे हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब कि जैसे इंग्लिश में आंसर राइटिंग की जाती है, इंग्लिश के स्टूडेंट जो टॉपर्स हैं वो जिस तरीके से आंसर लिख रहे हैं, उन्होंने उसी को हिंदी में ढाल लिया। आपको भी बिल्कुल यही काम करना है। और यहां पर मैं आपको 3 अलग अलग सब्जेक्ट, एक आपका आर्ट और कल्चर का आंसर है, इसके साथ साथ अच्छा आगे बढ़ने से पहले ये टेलीग्राम चैनल है मेंस आंसर राइटिंग बैंक के सर, इसको ज्वाइन कर लेना। यहां पर मेरी जितनी क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लासेस की पीडीएफ मैं वहां पर अपलोड कर देता हूं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो टेलीग्राम चैनल है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, आपको काफी सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। फिर एक आंसर मैं आपको दिखाऊंगा ज्योग्राफी का, और उसके बाद एक आंसर है आपका जो बेसिकली पॉपुलेशन से रिलेटेड है। अगर आपने एक चीज गौर की हो, उन्होंने अपने तीनों आंसर्स में डायग्राम बनाने की कोशिश की है। नोटिस कर लिया होगा आपने, चाहे वो एंशिएंट आर्ट और कल्चर उसका आंसर हो या ज्योग्राफी में तो बनते ही हैं डायग्राम्स, लेकिन पॉपुलेशन से रिलेटेड उसमें भी उन्होंने इंडिया का मैप बनाया है। आपको ये अंडरस्टैंड करना, देखिए वहां पर जो आपका कंपटीशन है वो लगभग 14,000 बच्चों से, उनमें आपकी कॉपी अलग से स्टैंड आउट करनी चाहिए। वो तभी हो सकता है जब आप क्या करते हैं, आप हर आंसर में कुछ नया देने की कोशिश करते हैं एग्जामिनर को। कंटेंट तो है, लेकिन कंटेंट के साथ साथ डायग्राम्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये सारी चीजें मिलकर ही एक बेहतरीन आंसर बनाती हैं। चलिए देख लेते हैं उनके आंसर्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन था ये विजयनगर साम्राज्य के ऊपर था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला अद्वितीय विशेषताओं से युक्त एक विशिष्ट शैली है, उदाहरण के साथ सविस्तार वर्णन कीजिए। अब आप देखिएगा यहां पर विजयनगर साम्राज्य, उसकी स्थापत्य कला की बात की गई है। तो उन्होंने स्थापत्य कला में मंदिर कला या पूरा जो सेंटर हुआ करता था, पूरी सिटी होती थी, उसके आर्किटेक्चर को शामिल किया। और देखो उन्होंने डायग्राम इसी तरीके से बनाया। उन्होंने डायग्राम में दिखाया कि भाई सेंटर में आप देखोगे तो यहां पर मुख्य महल है, इसके चारों तरफ वो शहर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने मंदिर दिखा दिया, खेत दिखा दिए और ऊंचे प्रवेश द्वार। अब ये कोई प्रॉपर ड्राइंग सी नहीं है, ये एक काम चलाऊ डायग्राम है। मेंस एग्जाम हॉल में इतना ही हो पाता है क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, लेकिन ये बाकी बच्चों के आंसर से आपको आधा नंबर एक्स्ट्रा जरूर दिलवाएगा। क्यों? क्योंकि आपने वो एफर्ट लिया है। और ऐसा नहीं कि खराब बनाया, ठीक ठाक बनाया, बहुत बुरा नहीं है। आपको भी इसी तरीके से रफ हैंड से ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये डायग्राम्स बना लेंगे, छोटे छोटे डायग्राम्स, ये आपको हाफ मार्क एक्स्ट्रा दिला देगा। याद रखिएगा, रैंक 500 से रैंक 50 और रैंक 50 से रैंक 5, रैंक 1, ये जो सफर तय होता है ना, ये बहुत थोड़े थोड़े मार्क्स के डिफरेंस पर होता है। 10 नंबर, 15 नंबर, इतने ही डिफरेंस रहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। आप वो डिफरेंस कम कर सकते हैं और आप ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आप टॉप 10, टॉप 5 या ऑल इंडिया रैंक 1 वो अचीव कर पाए। उसमें छोटी छोटी बारीक बातें काम आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके के डायग्राम आपको शामिल करने हैं अपने आंसर में। दूसरा, अगर आप देखोगे
तो यहां पर उन्होंने एक लाइन डायग्राम सा बनाने की कोशिश की, जहां पर उन्होंने बता दिया कि भाई वास्तुकला जो है उसमें महल, मंदिर, शहरी दुर्ग व प्रकोष्ठ, वो बातें उन्होंने लिख दी, वही उन्होंने डायग्राम में दिखा। फिर आप उनके पॉइंट्स अगर देखोगे, देखो ये जो पॉइंट्स है छोटे छोटे पॉइंट्स है, ज्यादा लेंदी पॉइंट्स नहीं है, छोटे छोटे। यहां पर एक लाइन में उन्होंने बात कह दी, यहां पर 2 लाइनों का इस्तेमाल किया गया, यहां पर भी लगभग 2 लाइनों का इस्तेमाल किया गया। पूरे प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, सिर्फ अपनी बात कही जा रही है। देखिएगा, ऊंचे प्रवेश द्वार, ब्रैकेट में गोपुरम लिख दिया क्योंकि प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था, दुश्मनों से बचाने हेतु। अब उन्होंने ऐसा नहीं लिखा ऊंचे प्रवेश द्वार, या फिर गोपुरम का जो असली कार्य था वो दुश्मनों से बचाना था। ज्यादातर बच्चे इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं, नहीं, आपको ये नहीं करना। आपने सिर्फ मेन बात लिख दी और उसके बाद उसे एक्सटेंड करके कम शब्दों में अपनी बात कह दी। इसके बाद अगर आप देखोगे, नए प्रकार के मंडल व श्राइन, ठीक है, उदाहरण अम्मान श्राइन, कल्याण मंडप, उदाहरण दे दिया। हर आंसर में कोशिश ये करनी है हम एग्जाम्पल्स दें। किसी भी सब्जेक्ट का आंसर हो, एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो आर्ट और कल्चर का आंसर है, लेकिन एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरीके से अगर आप यहां पर देखोगे, संपूर्ण राज्य के सभी महत्वपूर्ण उत्पादन दीवारों के मध्य थे, बस इतना। तो आपको क्या करना ना, आप जो भी लिखना चाहते हो उसका क्रक्स निकाल लो पहले और उस क्रक्स को लिखो। पूरे पूरे सेंटेंस नहीं भी बनेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये रैंक 18 है, हिंदुस्तान में 18वीं रैंक, तो मार्क्स दिए हैं ना यूपीएससी ने। तो याद रखिए, हमें छोटे सेंटेंस लिखने हैं, हमें सिर्फ अपनी बात कहनी है। अब यहां देखो, महल की उन्होंने बात की, या उन्होंने महल लिख दिया, उसके बाद एक लाइन डायग्राम बनाया, विशाल भवन, खजानों से भरे हुए, राजा रानी की मूर्तियां सजावट के तौर पर इस्तेमाल, और एक पॉइंट ये दे दिया उन्होंने। आपको दिखाई दे रहा ना कितने छोटे में अपनी बात कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे महल के तौर पर विशाल भवन बनाए जाते थे, जिस तरीके से कई बार बच्चे लिखने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको 150 वर्ड्स में आंसर लिखना है, तो वो कंटेंट उसमें बहुत एनरिचिंग होना चाहिए। वो तभी हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आप तभी ऐड कर पाओगे जब आप बहुत ही कॉन्साइज मैनर में अपनी बात रखो। नेक्स्ट दिखाता हूं मैं आपको, ज्योग्राफी का आंसर, ठीक है। पश्चिमी विक्षोभ की परिघटना को समझाते हुए भारतीय मौसम प्रणाली पर इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ के ऊपर आपको लिखना। अब उन्होंने देखो क्या किया, उन्होंने पूरा एक ज्योग्राफी का डायग्राम बना दिया और ये दिखा दिया कि पश्चिमी विक्षोभ कहां से आ रहा है। मेडिटेरेनियन से आते हैं ना, भूमध्य सागर से, वो डायग्राम बनाकर उन्होंने दिखाया। और यहां पर देखो उन्होंने लेबलिंग की है। सिर्फ डायग्राम नहीं बनाना है, लेबल करना है, जिससे वो डायग्राम अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। फिर आप यहां देखोगे तो स्टार्टिंग में उन्होंने कहा पश्चिमी विक्षोभ उपोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो पूर्वी भूमध्य सागर पर शीत ऋतु में पैदा होते हैं। इनका भारतीय जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने ये भी बता दिया कहां पर विकसित हो रहे हैं, और ये भी बता दिया स्टार्टिंग में कि हमारी जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। फिर आगे आकर अगर आप देखोगे तो वो जलवायु के प्रभाव को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट्स यूज करके। शीतकालीन वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा का प्रमुख योगदान क्या वो बता दिया उन्होंने। अब देखो कितने छोटे पॉइंट देख रहे हो आप। दिल्ली प्रदूषण का कम होना, सिर्फ इतनी बात। अपना मीनिंग अपने आप कन्वे कर पा रही है बात। तो बस इस तरीके से लिखना सीखना आप, ठीक है। ऐसे ही शुष्क ऋतु में वर्षा द्वारा जल संकट को दूर करना, ठीक है। फिर यहां देखोगे हिमालयी बर्फबारी, ग्लेशियर पर बर्फ जमाव, ग्लेशियर वृद्धि, और ग्रीष्म ऋतु में बहाव में वृद्धि। अब देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एरो इस्तेमाल किए। देख रहे हो ये एरोस, एरोस से वो क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हिमालय में बर्फबारी होती है। बर्फबारी से क्या होता है, ग्लेशियर में बर्फ जमा हो जाती है। उससे क्या होता है, ग्लेशियर का साइज बड़ा हो जाता है। और उससे क्या होता है, जो ग्रीष्म ऋतु है मतलब समर, वहां पर वाटर सप्लाई बनी रहती है। देखा किस तरीके से आंसर बना दिया। ये इनोवेशंस आपको लेकर आनी है अपनी आंसर राइटिंग, और हो जाएगा, ग्रेजुअली होगा, हो जाएगा, टेंशन मत लो उस चीज की। प्लस एक चीज और याद रखना, कंक्लूजन हमेशा होना चाहिए। यहां देख लो कंक्लूजन है 3 लाइनों का, यहां देख लो 3 से 4 लाइनों का कंक्लूजन है। तो 3 से 4 लाइनों का कंक्लूजन, 3 से 4 लाइनों का इंट्रोडक्शन, इतना लिखना है। और हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि पॉइंट वाइज कैसे लिखें, सीख लो। पॉइंट वाइज दिख रहा है ना आंसर, इसीलिए मैंने कहा रवि कुमार सिहाग जिनकी कॉपी है, उन्होंने इंग्लिश पैटर्न को हिंदी में ढाल लिया, तभी रैंक 18 पर पहुंचे। तो अगर वो रैंक अचीव करनी है ना, उस पैटर्न को अपनाना पड़ेगा। ये जो एक
पैराग्राफ फॉर्मेट में आंसर लिखते हो ना, उसको छोड़ना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में। अब देखो ये क्वेश्चन जो है, भारत में देखा गया है कि जहां दक्षिणी राज्यों में जनसंख्या स्थिर हो गई है, वहीं उत्तरी राज्यों के मामलों में यह अभी भी एक स्वतंत्र बना हुआ है। अरे एक सेकेंड, स्वप्न बना हुआ है। इस प्रवृत्ति के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण कीजिए। अब आप देखो, पॉपुलेशन के ऊपर क्वेश्चन है, जनसंख्या के ऊपर, उस जनसंख्या के ऊपर सवाल में भी वो डायग्राम बना और वो बता रहे हैं कि प्रजनन दर कितनी है कहां पर। हमेशा डायग्राम को लेबल करो। यहां पर उन्होंने नीचे लिख दिया ना कि वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रजनन दर कितनी है कहां पर, और देखो फिर वो अपनी बात कह रहे हैं। और देखो उसमें क्या कहा उन्होंने, उपयुक्त मानचित्र भारत में प्रजनन दर के आंकड़ों को दिखाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4, अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया ना, उसका डेटा इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया, उसमें भी ये बताया गया कि प्रजनन दर भारत में कम हो गई है, 1.9 उसके आसपास आ गई। तो इस तरीके से आप उस डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहां अगर आप देखोगे वो दोबारा दिखा रहे हैं जन्म दर, मृत्यु दर और इनके बीच का गैप। अब आप सोच सकते हो एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें पॉपुलेशन पर बात हो रही है, वहां पर भी दो दो डायग्राम वो इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। उसके बाद पॉइंट्स अगर आप देखोगे तो राजनीतिक कारक, सरकारी मॉडल, सामाजिक कारक, हर पॉइंट जो वो लिख रहे हैं उसको वो हाईलाइट कर रहे हैं। पॉइंट के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है उसे अंडरलाइन कर रहे हैं। वर्ड लिमिट में आंसर लिखना है तो बीच में कनेक्टर्स को छोड़ के वो एरो का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये एरो कोई वर्ड तो है नहीं, तो ये तो काउंट होगा नहीं, 150 वर्ड में से तो आप काउंट कर नहीं सकते। ये होती है इनोवेशन जो आप लोगों को सीखनी है, समझ गए। और फिर फाइनली एक कंक्लूजन आ गया 4 लाइनों का। स्ट्रक्चर वही रहेगा, उस स्ट्रक्चर में आपको चेंजेस लेकर आने। पैराग्राफ फॉर्मेट में आप नहीं लिखेंगे, आप पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे। पॉइंट फॉर्मेट में भी आप क्या कर सकते हो, आप इस तरीके के एरोज इनका इस्तेमाल कर सकते हो। उससे क्या होगा, आप जो वर्ड्स यूज कर रहे हो वो कम हो जाएंगे, कनेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, अपने आप स्टेटमेंट कनेक्टेड दिखाई देगी और इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है हैविंग एन इनरिचिंग कंटेंट। उनके कंटेंट में कमी नहीं है, आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा, कंटेंट बड़ा बेहतरीन है, उसको इस्तेमाल करने के तरीके इजाद किए गए। तो सबसे पहले काम कीजिए अपने कंटेंट पर। अगर आपके पास कंटेंट नहीं है तो आंसर राइटिंग का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि फिर आप जो आंसर लिखेंगे वो बहुत ही मीडियोकर आंसर होगा। अच्छे आंसर के लिए पहले अच्छा कंटेंट चाहिए होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि पहले स्टैटिक सिलेबस को अच्छे से फिनिश करो, करंट अफेयर्स को डिटेल में पढ़ो, मेंस के अकॉर्डिंग पढ़ो उसे, सिर्फ प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग नहीं, कहां क्या क्या डेटा इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव शुरू किया, मैं उसकी भी इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। मेरी वेबसाइट पर चले जाना, यूपीएससी टॉपर्स हब, गूगल पर टाइप कर देना यूपीएससी टॉपर्स हब, आपके सामने आ जाएगी। जब आप वेबसाइट पर आ जाओगे ना तो यहाँ आर कोर्सेज का सेक्शन है, वहां चले जाना। वहां जाओगे तो ये करंट अफेयर्स का सेक्शन आ जाएगा। करंट अफेयर्स के सेक्शन में आपको ईयरली बैच पूरे साल का एक साथ लेना है सब्सक्रिप्शन, या फिर मंथली, हर महीने का एक नया आ जाएगा। जून का आ गया, जून खत्म होगा, जुलाई का आ जाएगा, फिर अगस्त का आ जाएगा, इस तरीके से। और ईयरली तो है ही, तो आप ईयरली में भी एडमिशन ले सकते हो, मंथली में भी ले सकते हो। यहां पर जो करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करवाऊंगा। जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिन के होते हैं मैं सारे कवर करवाऊंगा, और डिटेल में आपको कंटेंट भी प्रोवाइड कर रहा हूं। और ये कंटेंट इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश का कंटेंट है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे न्यूज़पेपर हिंदी में पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, प्लस वीकली एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कर रहा हूं, जिससे आप प्रीलिम्स की भी तैयारी साथ साथ कर पाओ। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग कंटेंट, कैसे इस कंटेंट को आपको इंटीग्रेट करना है अपनी आंसर राइटिंग में मेंस की, वो भी समझा रहा हूं। सब कुछ आपको इसमें मिल रहा है, तो आप यहां पर मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। कोई डाउट होगा तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन दिया गया, उसमें नंबर दिया गया, आप वहां पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लस जैसा मैंने बताया टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ, यहाँ पर क्लास की पीडीएफ, नोटिफिकेशंस वो सब आपको मिलता रहेगा। तो यूट्यूब के सारे सेशंस आप मेरे साथ अटेंड कर पाओगे। बट जस्ट मेक श्योर कि आप जो तैयारी कर रहे हो उसे इतनी बेहतरीन तरीके से करो कि जब मेंस आंसर राइटिंग आप करो, आपके पास इतना अच्छा कंटेंट हो कि बस उसको किस तरीके से यूज करना है आप उस पर काम करो आंसर लिखते हैं। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।